हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग ए सॉलिड एंगल। उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम करने वाले बच्चों गॉस थ्योरम पे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग ए सॉलिड एंगल में हमने बताया था बच्चों आपको किसी सरफेस के कारण किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है उसके बारे में बताया था हमने। अगर उसी पॉइंट पे हम पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उस पॉइंट चार्ज के कारण उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमने वो भी बताया था आपको। अलग अलग हमने डेरिवेशन भी किया था बच्चों। क्लोज सरफेस है उसके इनसाइड में अगर चार्ज है तो उसके लिए सॉलिड एंगल कितना 4 पाई। क्लोज सरफेस के अगर बाहर कोई पॉइंट है उसके लिए 0। अभी हमने किया था डिफरेंस के लिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा भी लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज हम करने वाले बच्चों गॉस लॉ। गॉस लॉ उससे पहले मैं गॉस लॉ को एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं बच्चों। ठीक है, तो देखो ये कोई मेरा होलो स्फीयर है बच्चों। तो यहाँ पे चार्ज है बच्चों प्लस क्यू। अभी अभी मैंने बताया एक तो आपका तरीका था वो तो सॉलिड एंगल से कैसे प्रूव करते कैसे करते अभी बताता हूँ। पहले मैं सॉलिड एंगल से बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। सॉलिड एंगल से एक बार और बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा कल का रिकैप हो जाए। और हमने सॉलिड एंगल में मैंने कल क्या बताया था बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस के इंटरनल या फिर इनसाइड में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे बनने वाला एंगल ड्यू टू क्लोज सरफेस इज 4 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण मैंने कल फ्लक्स कितना बताया था बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखो कितनी 4 पाई। सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम गॉस लॉ से इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों ये भी होलो स्फीयर है, हमने वो तो देख लिया सॉलिड एंगल से। अब देखो नियम से कैसे देखते हैं। मान लेता हूं ये होलो स्फीयर की रेडियस है बच्चों r। यहां से ये पॉइंट चार्ज है वो मेरा सेंटर पे रखा हुआ है। यहां से r डिस्टेंस जाने के बाद मैं एक छोटे से एरिया को कट करता हूं बच्चों। अब यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर का पता चल गया तो हम फ्लक्स कैसे लिखते थे। फ्लक्स ये तो मैंने बताया था बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि सरफेस वो सॉरी चार्ज है वो इस सरफेस के इनसाइड है, मतलब क्लोज है। तो क्लोज के लिए कैसे करेंगे हम, ऐसे E डॉट डी एस। अब इसके लिए एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसकी रेडियस है बच्चों r है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण ये भी छोटा सा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी बच्चों। अब इसका एरिया बच्चों ds, मैंने कहाँ रख दिया बच्चों, हाँ ये रहा। इसका एरिया बच्चों ds और इस ds का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। देखो ये कुछ छोटा सा एरिया कुछ ऐसे है तो इसके आउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एरिया वेक्टर होगा बच्चों ds कुछ ऐसा। अब एक मैं अगर ds यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, तो अगर ये पॉइंट में लाता हूँ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, और ये भी एरिया वेक्टर तो इसका भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में ds वेक्टर। अगर एक मैं एरिया यहाँ पे और लेता हूँ बच्चों, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ds वेक्टर। अब मुझे बताओ बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। बच्चों यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म है की बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। क्यों? पॉइंट चार्ज के कारण कहाँ होती है बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, लेकिन एक चीज बता सकते हैं हम इसमें, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इसके बीच में r स्क्वायर। जो भी एरिया एलिमेंट ले रहे हैं ना बच्चों सेंटर से r डिस्टेंस पे है, इस सरफेस के इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है, ये भी r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे। k हमारा फिक्स होता है, चार्ज हमारा फिक्स है। अगर r भी फिक्स है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और EDS यहाँ पे देखो क्लोज्ड इंटीग्रल EDS cos थीटा, और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर। यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री मेरा कितना होता है बच्चों 1।
तो मैं ये नहीं कह रहा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन अलग अलग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पॉइंट चार्ज के कारण डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगी इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों कांस्टेंट है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे ये सरफेस है बच्चों, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे और यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 0 डिग्री, सो ए डी एस, ये क्या है एंगल बिटवीन, लिख दे रहा हूं मैं और तो क्या बच्चों, ए वेक्टर एंड डी एस वेक्टर, सो थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 हमारा कितना होने वाला है बच्चों 1, तो ए डी एस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से मैं बाहर लेके आ सकता हूँ इसको, ए डी एस। अब देखो बच्चों इतना एरिया लिया स्मॉल एरिया डीएस, डीएस 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 डीएस, टोटल डीएस को मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरा इस स्फीयर का ही तो एरिया बनेगा बच्चों, तो होलो स्फीयर का एरिया कितना मेरा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख रहा हूँ बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के सॉरी के नहीं क्यू, के की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखो बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये है बच्चों फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड में अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसके कारण फ्लक्स होगा बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक गॉस लॉ की आपको डेफिनेशन बताता हूँ बच्चों, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे हम। गॉस लॉ बच्चों, the electric flux through a closed surface is equal to charge enclosed by a surface या फिर in a surface, charge enclosed in a surface divided by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कितनी वैल्यू होगी बच्चों, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे हम गॉस लॉ। देखो कैसे, हमने पिछला एग्जांपल किया था बच्चों स्फीयर के लिए, इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज बच्चों इनसाइड में रखा था, तो इसके लिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम, फाई इज इक्वल टू इस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है बच्चों प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आगे यहाँ पे कितना होता मेरा फ्लक्स -2 क्यू होता बच्चों चार्ज, तो यहाँ पे -2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू लेते हैं बच्चों क्योंकि फाई हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं बच्चों विद साइन लिखते हैं, यहाँ पे +2 क्यू होता तो +2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब कोई क्यूब आ गया उसमें, यहाँ पे कोई प्लस क्यू रखा है, इससे भी फाई कितना होगा मेरा बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए बच्चों किसी सरफेस से अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहता है हमारा गॉस लॉ। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज करेंगे, ये काम वैलिड होने वाला और काम वैलिड नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज, ये बच्चों क्लोज सरफेस पे ही डिपेंड करेगा, इसमें कौन सा शेप होगा कौन सा साइज होगा उस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। कैसे, ये शेप भी हो सकती है हमारी, ये तो हमने देख लिया, एक क्यूब भी हो सकता है बच्चों, हमने ये भी देख लिया था, तो बार बार करवाना पड़ता है यार, है ना, क्यूब भी देख लिया, इसमें कौन भी हो सकता है बच्चों, इसमें सिलेंडर भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, और ये भी हो सकता है बच्चों, अगर किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज अगर इनक्लोज है
तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस लॉ में सिमेट्री होगी, कैसी होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखो बच्चों सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है हमारी। अब देखो बच्चों ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये में क्या बोलते हैं कि ए गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। ये किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए बच्चों, कौन, गॉसियन सरफेस। कैसे, ये है बच्चों मेरा कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये है बच्चों कोई गॉसियन सरफेस, तो ये बच्चों गॉसियन सरफेस इस चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। अगर इस चार्ज से पास होगी तो ये गॉसियन सरफेस कैसे होगी बच्चों, कैसे नहीं होगी, चार्ज इनक्लोज थोड़ा ना होगा बच्चों इसमें। हम तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं गॉस लॉ से, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसमें तो इनक्लोज नहीं हो रहा ना, तो ये अगर नई कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये फेल हो गया बच्चों, तो ये नहीं होना चाहिए है ना, डिस्क्रीट चार्ज से गॉसियन सरफेस पास नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चों। अब देखो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या बोला मैं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना बताता हूं मैं इसका क्या मतलब कि गॉस लॉ तो मेरा ऑलवेज ही एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होगा। कैसे, ये बच्चों एक सरफेस है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा मेरा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, उस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये मिड पॉइंट पे ना हो, अगर मैं सेंटर से थोड़ा इधर उधर डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा मेरा, ये देखो तो बड़ा बना लेता हूँ इसको, अगर ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे हो प्लस क्यू, अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। क्यों, ये है बच्चों इसका सेंटर, यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3। अब मुझे बताओ क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, मतलब ये आर स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में, तो आर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी और ये और छोटी होगी, फिर ये और भी छोटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के इनसाइड में है बच्चों, क्लोज सरफेस के इनसाइड में होगा तो फाई इनक्लोज हमारे कितने वाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये बात लिखिए, इट इज ओनली यूजफुल व्हेन सर्टेन सिमेट्री आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय चूजिंग ए सूटेबल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारी लगभग तीन टाइप की होती है, स्फेरिकली होगी, सिलेंड्रिकल होगी और प्लेनर होगा। स्फेरिकली हमने ले ली, सिलेंडर पे भी हम प्रॉब्लम करेंगे और प्लेनर पे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इसका समझ में आना चाहिए आपको। गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इज नॉट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इसकी बस की बात नहीं है, कई बार हो जाता है गड़बड़, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल, और करने में तो करते ही हम, करने में तो करते ही करेंगे भी, लेकिन गॉस लॉ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। गॉस लॉ खुद सिर्फ इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो बता सकता है, क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस में चाहे चार्ज कहाँ भी रखा हो बच्चों, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए मेरा, इनसाइड में आना चाहिए। तो बच्चों इसको रफ करने से पहले मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं, मैं ये रफ कर रहा हूं, नीचे वाला ये रफ कर रहा हूं, इसमें आपका दिमाग का पता चलेगा आप कितना सोच पा रहे हो। स्फेरिकल सरफेस ये बच्चों, इस सरफेस के लिए चार्ज है बच्चों इनसाइड में 2q और इसके लिए 4q, इसको सरफेस S1 बोल रहा हूं, इसको सरफेस S2 बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ सरफेस S1 से कितना फ्लक्स पास होगा, सरफेस S2 से कितना फ्लक्स पास होगा, मैं तो वो देखो सरफेस S1 से कितना फ्लक्स पास होगा
और H2 से कितना फ्लक्स पास होगा। S1 से हमें दिख रहा है बच्चों, S1 से तो हमें दिख रहा है ये क्लोज सरफेस है, ये देखो स्फेरिकल सिमेट्री भी है, तो फाई इज इक्वल टू फाई वन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड है कितना इस सरफेस के अंदर 2q, सो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फाई टू बताओ ये कितना इनक्लोज है इसके अंदर, क्या मैं 4q लिखूं या फिर 4q प्लस 2q लिखूं। तो हमें तो बच्चों ये देखना है कि इस सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, इस S2 सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, ये नहीं देखना ये 4q है इसका लिख दिया तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसका, नहीं 4q प्लस 2q। तो 5 कितना होगा मेरा 4q प्लस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा बच्चों 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप बच्चों ध्यान में रखोगे, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री थी हमारी और इसके कारण हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं हो तो ध्यान में रखना बच्चों ना। अब बच्चों ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखो हमारी कि चार्ज q इज द सम ऑफ द ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, इनक्लोज बाय द सरफेस, एक ही बात है, क्लोज सरफेस तो इनक्लोज होकर बंद होगा नहीं। चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, चार्ज के किसी भी पॉइंट में अंदर हो सकता है, तो चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर, लेकिन वो इनक्लोज होना चाहिए किसी क्लोज सरफेस से, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ लोकेशन कहीं हो चाहिए है ना। अब देखो कैसे, मैंने वो पिछला एग्जांपल बता दिया, लेकिन यहाँ बताना चाहिए मेरे को है ना। अगर यहाँ पे रखेगा ना बच्चों हम, तो फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा मेरा। अगर पॉइंट यहाँ पे भी रखेंगे, अगर 2q है तो ये भी 5 इक्वल टू 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। लेकिन उस अगर हमने एक गॉसियन सरफेस और बना दी बच्चों यहाँ पे, ये इसके लिए कितना फ्लक्स 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस सरफेस के लिए 3q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी, सभी चार्जेस का हमें सम करना है बच्चों, अगर वो चार्जेस इनसाइड द सरफेस है बच्चों, इस सरफेस में इनक्लोज है बच्चों, तभी, वरना नहीं करना। और आउटर पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा मेरा, अब ये भी बता देता हूँ मैं साथ में। अगर ये बच्चों चार्ज क्यू हमारा ये है और गॉसियन सरफेस हमारी ये है, तो इसके लिए फ्लक्स कितना होने वाला बच्चों मेरा 0। क्यों, इसमें डेफिनेशन हमारी क्या होती है बच्चों, इनक्लोज होना चाहिए चार्ज सिमेट्री के अराउंड, तभी हमारा ये फ्लक्स होगा, वरना नहीं। अब देखो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि Gauss law is based on the inverse square dependency on the distance contained in the Coulomb's law। Coulomb's law में क्या होता था देखो, F proportional to 1 upon r square, ये इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसे डिपेंड करती थी, E is equal to 1 upon r square, KQ upon r square पॉइंट चार्ज के कारण, और फोर्स KQ1 Q2 upon r square। तो हमें पता है बच्चों फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है बच्चों, तो ये गॉस लॉ भी ये स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा। अब इस पे बेस्ड मैं इक्वेशन करवा देता हूँ आपको बच्चों, इसके कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन हमें गिवन था, इसमें ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। If the electric field due to a point charge varies as r to the power माइनस का 2.5 instead of r square, r square से कितना किया हम इसने r to the power माइनस का 2.5, then the Gauss law will still be valid or not, और यहाँ पे ऐसे लिखा था will still be valid, it is true or false। अब आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन r square। देखो ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी हो, तो EP इज इक्वल टू हमारी कितनी होती है बच्चों, KQ अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा गॉस लॉ भी इनवर्सली स्क्वायर को फॉलो करता है बच्चों। तो ये 2.5 कैसे होगा, 2.5 का मतलब होता है बच्चों प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 2.5। ये तो फॉल्स है, ट्रू तो है नहीं बच्चों, तो इसमें बताना था हमें फॉल्स है ये ट्रू, तो ये कितना होगा बच्चों फॉल्स। क्यों, गॉस लॉ भी ये पिछली प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, फोर्थ नंबर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज E इज इक्वल टू E नॉट L अपॉन E नॉट L x इनटू I कैप, फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्यूब x इज इक्वल टू 0x। ये कुछ ऐसे रखा हुआ बच्चों ना, xy प्लेन में x इज इक्वल टू 0 पे
ये सरफेस रखी हुई है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए पे ये सरफेस, ये कुछ ऐसे ही है बच्चों, है ना। आपको ये तो 3D में दिखाई दे रहा होगा मरता हुआ, लेकिन कुछ ऐसे रखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी बच्चों, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? एक्स के साथ वेरी हो रही है, एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स की वैल्यू a/2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट L अपॉन a/2, एक्स की वैल्यू a तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट अपॉन L इंटू। तो मुझे बताओ इसमें से कितना फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमें तो चार्ज इनक्लोज कितना है वो बताना है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा बच्चों इसका। देखो इस सरफेस के लिए डी एस वेक्टर हमारा ये है, या फिर एरिया वेक्टर ये है बच्चों ना, एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री अपर सरफेस के लिए, तो ये फ्लक्स इसके लिए 0 होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्यों? ई नॉट एल अपॉन एक्स आई कैप में ओनली, और एरिया वेक्टर भी ये है बच्चों। अब इस सरफेस के लिए देखो, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चलो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। अब जो ये बाहर दिखाई दे रहा है मेरा सरफेस, ये देखो बच्चों, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है इसके लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप में परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए फ्लक्स भी 0। और जो ये पीछे सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो पीछे सरफेस दिखाई दे रही है, उसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन कभी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होती, बस आउटवर्ड टू द प्लेन होती है। इसके लिए आउटवर्ड टू द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप में, तो इसके लिए भी फ्लक्स 0। और कौन सा रह गया मेरा, अब एक ये देखो बच्चों, इसके लिए आउटर टू द प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, इससे जाने वाला फ्लक्स भी 0। अब लेकिन इसमें देखो बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है मेरी, x इज इक्वल टू 0 रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 होगा बच्चों। तो इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 होगा, बिकॉज E इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, फाई, ओनली फाई यही होगा हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, अगर ए रखेंगे, सो E नॉट L इंटू ए, ई डी एस, फाई ई डी एस cos 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है, x इज इक्वल टू ए पे, कितनी है मेरी, बाहर ले आओ, E नॉट L अपॉन ए इंटू डी एस, या फिर s करो इसका, E डॉट एस करोगे या फिर डी एस करो, इसमें s कर देता हूँ ना, E डॉट एस, E डॉट एस, ई एस, ये ई एस। अब इसका आपको पता है तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होगा, ई नॉट एल इंटू ए इंटू ए, सो ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर। अब तो मैं पूछा बच्चों चार्ज इनक्लोज कितना होगा इस सरफेस के अंदर, तो चार्ज इनक्लोज को कैसे निकालते हैं, एक डेफिनेशन गॉस लॉ से भी लगा के देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा बच्चों, इस सरफेस में इतना चार्ज है वो बच्चों इनक्लोज्ड है। तो गॉस लॉ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दे, चार्ज पूछ ले, चार्ज दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, उस कैसे भी आ सकता है बच्चों ना। अब देखो हम कुछ सिमेट्री से करते हैं, अब हम क्यूब वाले प्रॉब्लम लेंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंगे। अब बच्चों आपकी क्वेश्चन में लिखा है, अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे पुट हो बच्चों, कहाँ पे, इस क्यूब के सेंटर पे हो, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा बच्चों। तो फाई इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड कितना बच्चों, क्यू प्लेनर सिमेट्री है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है बच्चों, कैसे, ये क्यू चार्ज है वो मिड पॉइंट पे है बच्चों, इस एक फेज से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताओ, किस फेज से बताऊंगा, इस फेज से बताओ बच्चों। तो इस क्यूब में टोटल सरफेसेस कितनी होती है बच्चों, 6 फेस, सरफेस का फेस, कितने फेस होते हैं बच्चों, 6 फेस से कितना फ्लक्स निकला हमारा,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वन फेज से कितना निकलेगा बच्चों, वन फेज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हमारा ये भी हो गया कि अगर सेंटर में रखा है तब कितना होने वाला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर से किसी एक फेस का निकालना हो तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेस है बच्चों, 6 फेसेस से कितना निकलता है हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो फेस से सॉरी एक फेस से कितना, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। दो फेस से क्यू अपॉन 3, थ्री फेस से क्यू अपॉन 2, 4 से 4 अपॉन 6, 5 से 5 अपॉन 6 और 6 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की पोजीशन चेंज करता हूं। अब ये क्वेश्चन में इसमें क्या रखा है बच्चों, क्या पूछा है कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है मेरा, सेंटर पे रखा हुआ है। अब इसके लिए मैं एक डायगोनल इसका इस फेस का ये लेता हूं और इसमें इस फेस का ये लेता हूं बच्चों। इसमें कितने फोर्स बनेंगे बच्चों, 1 2 3 और एक 4। इन चारों में से फ्लक्स तो सेम ही होगा। अब देखो एक फेस से कितना हो रहा है, पहले मैं बता देता हूं। वो 6 फेसेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वन फेज से कितना पास हो रहा है बच्चों, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका 1/4 पार्ट है बच्चों ये, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है मुझे ये बताओ। ओनली इतने पार्ट से। देखो बच्चों जितना पार्ट ये है ना, उतना ही पार्ट ये है, उतना ही पार्ट ये, उतना ही पार्ट ये है। मतलब इसके एक फेज के 4th पार्ट से कितना होगा, एक फेज से कितना हो रहा है मेरा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पार्ट के लिए कितना होगा, तो 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। ये कितना होगा मेरा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये है समझ में। अगर इतने से पार्ट के लिए और पूछेगा तो बच्चों क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसमें। अगर ये टोटल पूछेगा इतना हाफ के लिए, टोटल के लिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर हाफ वाले के लिए कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, क्यों इनटू हाफ आएगा। और नीचे वाले हाफ के लिए क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। टोटल के लिए तो हमें पता ही है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है ही। वन फेज से कितना पास होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यही चार्ज बच्चों यहाँ पे कॉर्नर पे रखता हूँ मैं। अब इसमें क्या पूछा बच्चों, देखो यही चार्जर मैं इस चार्ज इससे चार्जर क्या बच्चों, चार्ज इस कॉर्नर पे रख रहा हूँ ना, प्लस क्यू चार्ज। अब मैं कुछ एक ऐसा लेता हूँ, ये हमारा कोई क्यूब ही मान लेना ना, ये कोई क्यूब ही है, इसके इस पॉइंट पे रखा है बच्चों चार्ज। अब इसको प्लेनर सिमेट्री देने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसा का ऐसा क्यूब इस डायरेक्शन में रखूंगा, इसके इस साइड रखूंगा, मतलब दो हो गए यहाँ पे है, इसके एक तो इस साइड भी रखूंगा, 3 हो गए। और जो मैं इस साइड रखूंगा इसके आगे भी रखूंगा, क्यों, इसके भी आगे हमने रखा है, तो जो यहाँ रखा है मैंने इस क्यूब को आगे भी रखूंगा, मतलब 4 हो गए, और 4 ही ऊपर रखने पड़ेंगे हमें। देखो एक तो ये हमारा क्यूब है। अब इस पॉइंट को ढकने के लिए, क्यों ढकूंगा तभी तो मेरा अंदर आएगा ना बच्चों। इस पॉइंट को ढकने के लिए एक तो मैं यहाँ पे और रखूंगा क्यूब, ठीक है, और एक मैं इसके जस्ट इस साइड रखूंगा, और जो एक हमने ये रखा ना था यहाँ पे, उसके जस्ट इस साइड भी रखूंगा। तो नीचे हो गया बच्चों 4। अगर नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तभी तो हमारी प्लेन सिमेट्री आएगी। क्यों, एक तो इसके ऊपर भी रखूंगा मैं, एक इसके ऊपर भी, एक इसके ऊपर भी, और एक इसके ऊपर भी। तो 8 क्यूब होगी बच्चों, तभी ये प्लेन सिमेट्री बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो 8 क्यूब से कितना जा रहा है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से क्यूब के एक कोने पे रखोगे तो उससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा कितना रहेगा बच्चों, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसको पूछ रहे बच्चों इन फेसेस में कितना पास होगा बच्चों। अब इसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत कौन सी है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ये जो पॉइंट क्यू है ना बच्चों, एक तो जो ऊपर वाली सरफेस है, देखो यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है हमारा, सॉरी चार्जर क्या है यार, क्या आवाजें आ रही है, चार्ज रखा हुआ है बच्चों। देखो इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है हमारा, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल जाएगी, टेंजेंशियल जाएगी इस सरफेस के, इस फेस के,
एक इस फेस के पैरेलल जाएगी बच्चों, यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, इसके पैरेलल भी जाएगी, और एक इसके भी पैरेलल जाएगी बच्चों। मतलब 3 फेसेस ऐसी है जो इससे ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बच्चों चार्ज। बची कितनी? 3 फेसेस। कौन सी? एक तो इससे नहीं जाएगा बच्चों ऊपर वाली से, एक इससे नहीं जाएगा, एक जो ये बैक साइड है ना, बैक साइड, ये देखो ये तो आगे है और ये पीछे है, इससे नहीं जाएगा। एक तो किस से जाएगा? एक तो आगे वाली फेस से जाएगा, एक इस फेस से जाएगा बच्चों, और एक इस फेस से जाएगा, तो 3 फेसेस से जाएगा। तो अब यहां से पूछ ले बच्चों 3 फेस से कितना क्यूब जा रहा है बच्चों मेरा चार्ज? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फेसेस से कितना जाएगा बच्चों? 1 फेस से Q/24 एप्सिलॉन। ये देख ये तो आपको समझ में आएगा। 3 में क्यों नहीं जा रहा, 3 में क्यों जा रहा है। और अब हम कहां रख सकते हैं बच्चों? अब एक और रख सकते हैं बच्चों ना, देखो कैसे। अब एक चार्ज और रख सकते हैं बच्चों। अब ये जो आगे वाली सरफेस है ना मेरी, उससे क्यूब मेरा ऐसा रखा हुआ है, जो ये आगे वाली सरफेस है ना बच्चों, इसके एज के मिड पॉइंट पे रखता हूं बच्चों मैं यहाँ पे। ये जो आगे वाली सरफेस है ना मेरी, इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ। यहाँ से बताओ मुझे कितना फ्लक्स पास होगा तो इस चार्ज के कारण। तो प्लेनर सिमेट्रिकल हम क्या करेंगे? अब देखो ये बच्चों ये है, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो जो ये क्यूब है ऐसा का ऐसा क्यूब इसके आगे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो प्लेनर सिमेट्री के लिए एक तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों, मतलब ये क्यूब ही है, ऐसा मानो एक ये क्यूब, एक तो ये क्यूब हो गया, और एक दूसरा क्यूब ये क्यूब ये है। अब एक और कहाँ रखना पड़ेगा? इसके इधर, किसके? इसके इधर, मतलब ये क्यूब रहा मेरा, इसके इधर। जो भी मार्कर ले रहा हूं उसको क्यूब मानोगे बच्चों। एक मेरा इस डायरेक्शन में भी था, देखो इसके आगे रख रहा हूं एक, और एक इसके बगल में। तो जो ये क्यूब होगा बच्चों इसके बगल में भी तो आएगा ना, इसके बगल में भी तो आएगा। तो कितने हो गए मेरे? 3 मार्कर प्लस एक ये 4 क्यूब हो गए बच्चों। जब इसको मैं 4 क्यूब से 4 क्यूब और बनाऊंगा बच्चों, 3 क्यूब और बनाऊंगा, और एक ये क्यूब है, तब हमारी ये प्लेनर सिमेट्री होगी, वरना नहीं होगी। तो 4 क्यूब से कितना बच्चों पास हो रहा है मेरा फ्लक्स? Q/एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये चार्ज इनक्लोज हो गया फिर तो 1 क्यूब से कितना होगा बच्चों? 1 क्यूब से कितना होगा मेरा बताओ? 1 क्यूब से हो गया मेरा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब फेसेस से कितना जाएगा बच्चों? ये मुझे बता सकता है कोई? अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने वो निशान किया था ना, हाँ यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो इसके टेंजेंशियल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और एक ये जो सरफेस है ना, ये देखो यहाँ पे चार्ज रखा है। एक तो इससे कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो फ्लक्स 0, एक तो इसके कारण कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो फ्लक्स 0। तो 2 फेसेस है बच्चों जहां पे फ्लक्स पास नहीं होगा। तो 4 फेसेस में कितना हो रहा है बच्चों? Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। तो 1 फेज से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों? Q/16 एप्सिलॉन नॉट। Q/16 एप्सिलॉन नॉट। आप ये अच्छी तरीके से देख सकते हो, है ना। अब और बताओ मैं कहां रख सकता हूं? किसी फेस के मिड पॉइंट पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, एज पे रख दिया, एक प्लेन के किसी फोर्थ पार्ट से कितना निकल रहा है वो भी देख लिया हमने, और इस फेसेस तो हम करते ही आ रहे हैं। अब ये तो नहीं समझ रहे ना कि फिर 4 फेसेस से Q/एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं। देखो बच्चों ये एज पे रखा हुआ है, इसका मतलब इससे 4 क्यूब होगी बच्चों, तब ये सिमेट्रिक बनेगी इस क्यूब के लिए। मतलब 4 क्यूब से Q/एप्सिलॉन निकल रहा है, लेकिन 4 क्यूब में ओनली 4 ही फेसेस ऐसे है। एक तो ये फेस काम में नहीं आ रहा इसमें, और एक ये फेस, इससे कोई फ्लक्स ही नहीं निकल रहा, इससे कोई फ्लक्स ही नहीं निकल रहा बच्चों। ओनली 4 ही फेसेस है जिससे ये Q/एप्सिलॉन निकल रहा है। 2 से 5 = 0 हो रहा है, मतलब 4 फेसेस से कितना Q/4 एप्सिलॉन,
और वन फेज से कितना Q/16 एप्सिलॉन नॉट। सो अब कल करेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, लेकिन उसके लिए हम इस गॉस लॉ से भी फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। स्फेरिकल सेल, सिलिंड्रिकल, सॉलिड स्फीयर वगैरह वगैरह अब आगे करते जाएंगे। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स लेंगे बच्चों ना, बढ़िया बढ़िया जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है वो भी लेंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।